बात करते हैं परंपराओं के बारे में। हमारा हिंदुस्तानी समाज परंपराओं का अनुसरण बहुत करता है और ज़्यादातर ये देखने में आया है कि ये अनुसरण हमेशा अंधानुकरण होता है। वैसे तो अनुसरण शब्द ही अपने आप में अंधानुकरण का प्रतीक है। जब आप अनुसरण करते हैं दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, अभी अभी मैंने पढ़ी कहीं पे कि एक शोधकर्ता था, वो 5 बंदरों पर शोध कर रहा था। आपने भी हो सकता है शायद पढ़ी हो। तो एक कुएं में उसने 5 बंदर रख दिए और एक सीढ़ी लगा दी कुएं में, और उस सीढ़ी के ऊपर केले का बंडल, एक गुच्छा केले का लगा दिया। अंदर 5 बंदर थे, उनमें से एक बंदर सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है केले का गुच्छा लेने के लिए। उसी समय बहुत ठंडा पानी उस बंदर पर और बाकी के 4 बंदरों पर छिड़काव किया जाता है। इतनी तेज वो पानी, इतना ठंडा होता है, ठंडक का मौसम होता है, तो वो बंदर सब ठंड के मारे कोने में भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर दूसरा बंदर कोशिश करता है उस सीढ़ी की ओर आने की। जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है, दोबारा फिर से पानी का फव्वारा डाला जाता है। फिर से वो बंदर दोबारा उधर चला जाता है और उसी झुंड में बैठ जाता है। ये प्रक्रिया कई बार होती है। बारी बारी से बंदर आते हैं, खूब सारा पानी डाला जाता है, फिर से उड़ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक नया फिनोमेना देखने को मिलता है। जैसे ही एक बंदर दुस्साहस करता है सीढ़ियों की तरफ जाने का, वैसे ही बाकी के 4 बंदर उसके ऊपर झपट पड़ते हैं, उसको मार पीट के किनारे खींच लाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी ये जा रहा है तो इसके ऊपर तो ठंडा पानी पड़ेगा ही, साथ में हम लोगों पर भी पड़ेगा। शायद ऐसी सोच से उसको किनारे ले आता है। थोड़ी देर बाद एक और बंदर फिर दुस्साहस करता है उधर जाने का। फिर से 4 बंदर उसको घसीट कर मारते पीटते किनारे ले आते हैं। ऐसा 2-3 बार होता है। उसके बाद ये शोधकर्ता क्या करता है कि एक बंदर को बाहर निकाल लेता है और एक नया बंदर उस झुंड में डाल देता है। 4+1। अब की बार जब फिर से बंदर, पुराने बंदरों में से एक बंदर सीढ़ियों की तरफ जाता है, तो फिर से बंदर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, मारते पीटते हैं, किनारे ले जाते हैं। और इस मारने में और खींचने में वो बंदर भी शामिल होता है जो बाहर से डाला गया है। उसने उस ठंडे पानी का दंड नहीं भुगता है, लेकिन वो भी ये काम कर रहा है आश्चर्यजनक तरीके से। उसके बाद जो बाकी के पुराने 4 बंदर होते हैं, उनमें से फिर एक बंदर निकाल लेता है शोधकर्ता, फिर एक नया बंदर डाल देता है। उसके बाद फिर थोड़ी देर में एक पुराना बंदर सीढ़ी की तरफ जाता है, फिर 4 बंदर उसको मारने लगते हैं। इनमें 2 वो बंदर भी शामिल हैं जो नए डाले गए हैं। धीरे धीरे पुराने बंदरों को बाहर एक एक करके निकाल लिया जाता है और वो 5 नए बंदर हो जाते हैं। और जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी की तरफ जाता है तो वो 4 बंदर उसको मारने लगते हैं और खींचने लगते हैं। तो शोधकर्ता हैरान हो जाता है। हैरानी इस बात की होती है कि ये जो 5 नए बंदर हैं, इन्होंने उस ठंडे पानी की बौछार को नहीं झेला, कोई दंड नहीं झेला, लेकिन तब भी ये वही काम क्यों कर रहे हैं जो काम इसके पहले के बंदर कर रहे थे। कहानियां खत्म हो गई। कहानी का सार क्या है? कहानी का सार ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इन्हीं बंदरों की तरह बिहेव करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं इन्हीं बंदरों की तरह अंधानुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। खास तौर से जब परंपराओं की बात आती है
तो परंपरा को लेकर हम लोग बिल्कुल उन्हीं बंदरों की तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह 5 नए बंदर आ गए थे जिनको कुछ नहीं मालूम था उस बारे में, और उन्होंने अंधानुकरण किया। इस बारे में बताऊं कि ऐसा क्यों होता है। एक फिनोमेना होता है विज्ञान में, रिफ्लेक्स एक्शन। आप सब लोगों ने सुना होगा। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें दिमाग नहीं लगता है, जो ब्रेन से नहीं होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड से होती है। रिफ्लेक्स एक्शन मेडिकल साइंस में की जाती है तो हम लोग नी जर्क रिएक्शन देखते हैं, आंखों की पुतली का रिएक्शन देखते हैं, कई प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। जो रिएक्शंस होती हैं उनमें दिमाग नहीं लगता है, वो स्पाइनल लेवल पे होती हैं। आदमी अगर बेहोश भी है तो वो रिएक्शंस होंगी। इसी तरह से ये तो मेडिकल लैंग्वेज में रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम आउट ऑफ रिफ्लेक्स करते हैं, और जो भी काम हम आउट ऑफ रिफ्लेक्स करते हैं उसमें दिमाग नहीं लगता है, उसमें हम दिमाग नहीं लगाते हैं। जैसे कि परंपराओं को निभाना है तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, परिवार के एक सदस्य से दूसरे सदस्य, ये ट्रांसमिट होता रहता है और हम उस पर दिमाग नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हम उसको रिफ्लेक्सली कर रहे हैं। अगर हमने दिमाग लगाया होता तो शायद हम सोचते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये एक आसान तरीका होता है। रिफ्लेक्स में काम करना हमेशा आसान होता है, इसीलिए झुंड बनते हैं। जैसे आपने जानवरों के झुंड देखे होंगे। जानवरों के झुंड होते हैं तो जानवर चल रहे हैं, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बस चलते चले जा रहे हैं। कभी कभी तो उनका विजन भी नहीं काम करता है, वो आंखों से देखते तक नहीं है क्या हो रहा है, बस इतना एक रफ आइडिया होता है कि आगे चल रहे हैं लोग, हम भी चल रहे हैं। दिमाग बिल्कुल ताक पे रखा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवरों के झुंड में ही ऐसा होता है, इंसानों के साथ भी ऐसा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो थोड़े से निचले तबके के लोग होते हैं वो झुंड में चलते हैं। बड़ा आसान होता है क्योंकि झुंड में चलने से दिमाग नहीं लगाया जाता, अनुसरण करना है। और दिमाग के इस्तेमाल करने को हम हमेशा से परहेज करते आए हैं। अब उस झुंड में से एक व्यक्ति दिमाग लगाने लगे, अगर सोचने लगे, इमीडिएटली क्या होता है, झुंड उसे निष्कासित कर देता है। हमारा समाज, जैसे ही हम थोड़ा सा भी अलग तरीके से सोचते हैं तो हमारी टांग खींचने लगता है, हम पे उलाहना कसने लगता है, आलोचना करने लगता है, हमको निष्कासित कर देता है। अब ये डर बैठ जाता है कई लोगों में कि अगर हमने जरा सा भी काम समाज से अलग किया तो हम निष्कासित हो जाएंगे। जो इस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो नहीं डरते, वो हो जाते हैं ट्रेंड सेटर। वो कुछ ऐसा करते हैं कि फिर उनका अनुसरण लोग करने लगते हैं। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज भी हम जंगलों में झुंड की तरह चल रहे होते। उस झुंड से एक व्यक्ति अलग हुआ तभी मानव का विकास हुआ, और तभी उस झुंड ने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। तो ये फिनोमेना चलता रहता है कि हम एक बगावत करते हैं अपने झुंड से। एक व्यक्ति करता है लाखों में, और थोड़े दिनों बाद उस व्यक्ति का अनुसरण होने लगता है। परंपराओं में जो हम दिमाग नहीं लगाते, ये हमारी अवनति का कारण है। इससे हमारा विकास रुकता है। कैसे? देखिए, ऐसा होता है, कुछ परंपराओं के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एक परंपरा थी बहुत सालों पहले, सती प्रथा की। उसमें क्या होता था, जब पति मरता था तो उसकी चिता पे जो जिंदा औरत है, उसकी पत्नी, उसको झोंक दिया जाता था, उसको जिंदा जला दिया जाता था। अब कहने को ये परंपरा थी, और जब इस परंपरा का विरोध राजा राम मोहन रॉय ने किया, एक इंग्लिश जनरल के साथ मिलकर,
तो बड़ा ताज्जुब होगा आपको सुन के कि पूरे भारत में इसका बड़ा विरोध हुआ कि आप हमारे परंपरा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। ये एक एक्सट्रीम का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ऐसे ही छोटे छोटे कई और एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि राजा राममोहन राय अपनी बात पे अड़े रहे, कानून बना, सख्ती करी गई और उसके बाद वो परंपरा खत्म हो गई, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल हो गया बाद में। एक हमारे वहां एक प्रथा है, शायद आपने कभी सोचा हो या ना सोचा हो, व्यक्ति के मरने के बाद तरही करने की। अब पता नहीं आपके क्या विचार होंगे, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाए और उसके बाद उस व्यक्ति को बाध्य किया जाता है एक सामूहिक भोज देने के लिए। मैं हवन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस सामूहिक भोज की बात कर रहा हूं। चाहे उसकी आर्थिक स्थिति गंवारा करे या ना करे, वो बेचारा दुख में है, वो रो भी नहीं सकता, परेशान भी नहीं हो सकता, और उसको इंतजाम करना पड़ता है सैकड़ों लोगों को खाना खिलाने का। और मुझे इससे भी ज्यादा हैरानी होती है कि लोग वहां पे खाना खाते हैं और उसके बाद ये चर्चाएं तक होती हैं खाना कैसा बना था। बड़ा ताज्जुब है। अब आप सोचिए कि ये परंपरा जो फॉलो करते हैं हम सब, क्या इसके पीछे किसी ने अपना दिमाग लगाया? क्या कभी किसी ने सोचा कि इस परंपरा के पीछे कोई रैशनल थिंकिंग है? कोई तो एक बात बता सकता है इस परंपरा के पीछे जो अच्छी बात होगी। दरअसल हमारा विकास तभी होता है जब हम उन परंपराओं को मानें जिन परंपराओं से हमें शिक्षा मिले, हमें स्वास्थ्य की प्रेरणा मिले, या हमारा विकास हो, या कम से कम हमारा मनोरंजन हो। कई परंपराएं होती मनोरंजन के लिए, कोई नुकसान नहीं है उस परंपरा को फॉलो करने के लिए। होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का बहुत बड़ा रोल होता है। अपनी आस्था के अलावा मनोरंजन का भी स्थान होता है। लेकिन बहुत सारी परंपराएं हैं। पहले परंपरा होती थी कि बच्चा पैदा हुआ तो उसकी काट काट के उस पर गोबर लगाने का, उससे टेटनस होकर बच्चे मर जाते थे। तो ऐसी ना जाने कितनी परंपराएं हैं जो आज भी लोग जिनका अंधानुकरण कर रहे हैं। कई बार ऐसी परंपरा होती है, आप देखते होंगे कि लोग सड़क पे जा रहे हैं, सरिया मुंह में घुसेड़ लेते हैं, तपती धूप में वो जमीन पर लेट लेट के चलते हैं। हर साल वो ऐसा करते हैं। उनकी कभी भी स्थिति बेहतर नहीं होती है, लेकिन वो जरा सा भी दिमाग नहीं लगाते हैं कि आप ये जो काम कर रहे हो इसकी बजाय अगर मेहनत कर लेते तो इससे कहीं ज्यादा तरक्की कर लेते। ईश्वर ने हमें एक दिमाग दिया है, एक नया दिमाग दिया है, लेकिन हम उस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। हम में से कई बार आपने सुना होगा कि कई बुजुर्ग होते हैं जो हमेशा बैक गियर में चलते हैं। बैक गियर का मतलब है कि वो रामायण का पाठ कराने के लिए लाउड स्पीकर पर रामायण करवाएंगे, लेकिन रामायण में लिखे आदर्शों का कभी भी बखान नहीं करेंगे। इतने बढ़िया बढ़िया आदर्श दिए हैं और मैं सुनता ही नहीं हूं किसी से। इतनी बढ़िया शिक्षाएं दी हैं, उसके बारे में कुछ नहीं होता। अगर आप ये कह दें कि इस पाठ को लाउड स्पीकर पे करा लो तो तुम्हारा भला हो जाएगा, वो करा लेगा, कोई आके गा देगा, क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं। हम महाभारत की बात तो करते हैं, लेकिन हम गीता में लिखे श्लोकों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो हम परंपरा भी ऐसी निभाने की कोशिश करते हैं जहां पे अंधानुकरण होता है, जो हमें बैक गियर में ले जाता है। हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे चलते चले जाते हैं, लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाते। तो मित्रों, सबसे पहले तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक नया दिमाग दिया है। अनुसरण करने से पहले, कोई चीज मानने से पहले जरा जान लो।
मानना, सिर्फ ये मानना कि ऐसा होता है, ये बहुत गलत है। पहले ये जान तो लो कि जो चीज तुम मान रहे हो वो सही है कि नहीं। एक रैशनल थिंकिंग का विकास तो कर लो, एक वैज्ञानिक सोच तो विकसित कर लो। ये कोई मनुष्य का ही संदेश नहीं है, ये ईश्वर का संदेश है। ईश्वर ये कहते हैं कि हमने तुम्हें दिमाग दिया है, तुम सोचो। तुम कहां हजारों साल पुरानी कोई चीज है, उन कुरीतियों को, प्रथाओं को बगैर सोचे फॉलो कर रहे हो। तो मित्रों, ईश्वर का संदेश सुनिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, और ऐसी परंपराएं जो हमारा विनाश करती हैं उनको नकारिए और एक वैज्ञानिक सोच का विकास करिए। थैंक यू।